शाहरुख खान नाम तो सुना ही होगा। रोनाल्डो जैसा प्लेयर कितना है? कम है। रोनाल्डो है, मेसी है, नीमार है, बहुत कम है। हालांकि डायमंड से इंपॉर्टेंट तो पानी है, वाटर है ना, लेकिन फिर भी पानी का दाम कम है। इकोनॉमिक्स में हम लोग ये सब चीज़ पढ़ते हैं, सोसाइटी का प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम अराइज वहीं से होता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स क्लास। ये आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है, इस वजह से पहला क्लास में जो है हम लोग जो है इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से आज जो है हम लोग का टॉपिक है इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स किस वजह से हम लोग पढ़ते हैं, वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है। और भी बेसिक चीज़ जो इकोनॉमिक्स का है उसको हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहला चीज़ जो हम बताएंगे आपको वो है इकोनॉमिक्स का जो ये वर्ड है वो कैसे आया, उसका मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है, और वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये एक्चुअली ये वर्ड जो है इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। वो ग्रीक वर्ड क्या है, ओइकोनोमोस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या हो रहा है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब एक घर को, एक फैमिली को मैनेज करना। अब जो है इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा है, इकोनॉमिक्स डिफाइंड, ये एक सोशल साइंस है कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। इंसान का जो वांट्स है, ज़रूरत जो है, वांट्स मतलब ज़रूरत, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। हम लोग को हर तरह का चीज़ चाहिए, हम लोग को फूड भी चाहिए, हम लोग को क्लोथ्स भी चाहिए, फ़ोन भी चाहिए, कंप्यूटर्स भी चाहिए, है ना, एजुकेशन भी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए, मतलब कितना सारा वांट्स है। और वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, एक के बाद दूसरा वांट आता ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अभी आप ब्रेकफास्ट करके आए हैं तो इसका मतलब लंच नहीं किएगा, ऑब्वियसली लंच किएगा। लंच के बाद फिर जो है रात में, शाम में स्नैक्स, और रात में जो है डिनर। तो एक के बाद वांट्स रिकरिंग है। अभी आप कपड़ा है आपके पास, वो ख़राब हो जाएगा, फिर नया कपड़ा खरीदिएगा। एक फ़ोन ख़राब हो जाएगा, 2-3 साल चलेगा, फिर नया फ़ोन का ज़रूरत पड़ेगा। और इंसान का ज़रूरत जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इंसान का जो ज़रूरत है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो अभी पहले नहीं था। पहले एसी था क्या, पहले टेलीविज़न था, पहले फ़ोन था, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स था, लेकिन आज ये सब हम लोग का ज़रूरत बन गया है। तो ये वांट्स जो है, इंसान का ज़रूरत मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान का जो ज़रूरत है वो अनलिमिटेड है, वो बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन जो हम लोग का ज़रूरत जिस चीज़ से सेटिस्फाई होगा, जिसको हम लोग रिसोर्सेज बोल रहे हैं, जिसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होगा, वो लिमिटेड है। अब इसको हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे, उसके बाद फिर हम इसका एक्चुअल डेफिनेशन पे आएंगे। इकोनॉमिक्स का सिंपल में अगर हम डेफिनेशन अगर एक्सप्लेन करें एक एग्जांपल लेके, तो वो क्या हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो है इनकम लिमिटेड है, ठीक है। आपका एक इंडिविजुअल लेवल पे आप सोचिए कि मेरा फैमिली है, ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, यही है ना इकोनॉमिक्स। तो सोचिए मेरा फैमिली है, ठीक है, और मेरा फैमिली का एक इनकम है, और लेकिन फैमिली का जो रिक्वायरमेंट है, वांट्स जो है, ज़रूरत जो है, वो बहुत सारा है। इतना सारा वांट्स, जैसे कि मान लिए फैमिली इनकम जो है कितना है, ₹20,000। ये जो फैमिली इनकम 20,000 रुपीज़ है, मंथली इनकम, ये लिमिटेड इनकम है, अनलिमिटेड इनकम तो नहीं है, ये एक लिमिटेड इनकम है। और ये लिमिटेड इनकम से आपको जो बहुत सारा आपका वांट्स है उसको सेटिस्फाई करना है, उसको वो ज़रूरत को पूरा करना है। तो ज़रूरत है ये इनकम को इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें कि हम लोग को जो ज़रूरत है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स विच कैन बी सेटिस्फाइड विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पर एग्जांपल हम लोग क्या ले रहे हैं, लिमिटेड इनकम से
हम इस तरह से इनकम को एलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स अच्छा से सेटिस्फाई हो सके, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत वो पूरा हो सके। तो ये 20,000 को इस तरह से एलोकेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि कुछ पैसा फूड पे, कुछ पैसा क्लोथ्स पे, कुछ पैसा एजुकेशन पे, ठीक है, कुछ हेल्थ पे। तो इस तरह से एलोकेट कर रहे हैं लिमिटेड इनकम को कि मैक्सिमम वांट्स मेरा सेटिस्फाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत सेटिस्फाई हो सके, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पूरा हो सके। इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक लिमिटेड इनकम से एक हाउस होल्ड को किस तरह से मैनेज हम कर रहे हैं कि ये एक लिमिटेड इनकम से इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकम को कि मेरा सब ज़रूरत पूरा हो जाए। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब ये तो हम एक इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल दिए, अगर आप पूरा कंट्री के लेवल पे सोचिए, इंसान का ज़रूरत, सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि कंट्री में जितने लोग हैं उन लोग का वांट्स क्या है, सबका वांट्स अनलिमिटेड है। सबका मिला देंगे तो अनलिमिटेड बहुत सारा वांट्स है। हम लोग को कितना टाइप का गुड्स चाहिए, ठीक है, अभी एग्जांपल बहुत सारा दिए। हम लोग को एयरप्लेन भी चाहिए, हम लोग को रोड भी चाहिए, हम लोग को बैंक भी, मतलब बहुत सारा चीज़ चाहिए हमको, बैंकिंग सर्विस भी चाहिए, एजुकेशन ट्रांसपोर्ट सर्विस भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए हम लोग को, गुड्स भी चाहिए, सर्विस भी चाहिए। तो अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो क्या है, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, ठीक है, या स्केर्स है। स्केर्स मतलब उसका कमी है। जैसे कि रिसोर्सेज मतलब क्या, कि जिसके ज़रिया, यहाँ पर लिखा है ना, वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। रिसोर्सेज का एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए लैंड है, ये बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या इसको रिसोर्स भी बोल सकते हैं, जिसके ज़रिया गुड्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लैंड, बिना ज़मीन का गुड्स प्रोड्यूस होगा? हवा में कोई गुड्स प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। तो ज़मीन चाहिए, है ना। लैंड, लेबर, बिना वर्कर का जब भी कोई काम नहीं करेगा तो गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ये सब रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल। बिना कैपिटल लगाए कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब तक हम कैपिटल नहीं लगा दे, उस पर पैसा नहीं लगा दे, मशीन्स वगैरह खरीदें, ये तब गुड्स प्रोड्यूस होगा। और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस का रिस्क लेता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेसमैन है, जो हेड है बिजनेस का, जो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो ये सब कंट्री का रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज के जरिए गुड्स प्रोड्यूस होता है। अगर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर नहीं रहे तो गुड्स कैसे प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये सब कंट्री का क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके जरिए गुड्स प्रोड्यूस होता है, या रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज एक जरिया है जिसके जरिए गुड्स प्रोड्यूस होता है, और ये रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, यानी कि स्केर्स है, यानी कि इसका कमी है। और हम लोग को अपना ज़रूरत जो है, कंट्री का जो ज़रूरत है, अनलिमिटेड वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करना है, उसको पूरा करना है, ये लिमिटेड रिसोर्सेज से। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज ना हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग का इनकम अनलिमिटेड हो तो हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स ये एक्सप्लेन करता है आपको किस तरह से आपको अनलिमिटेड वांट्स पूरा हो सकता है, बहुत सारा वांट्स पूरा हो सकता है लिमिटेड इनकम से, लिमिटेड रिसोर्सेज से बेसिकली, ठीक है। लेकिन मान लिया आपका इनकम अनलिमिटेड है, मतलब जितना इनकम आप चाहिए आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और आपका जितना वांट्स है वो सब पूरा हो जाएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वांट्स को पूरा कर रहे हैं, अभी फिलहाल इसको छोड़ रहे, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो चॉइसेस लिखा हुआ है, आपको कोई चॉइस करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको चॉइस करने का ज़रूरत है कि इतना पैसा हम फूड में डालेंगे, इतना क्लॉथ में डालेंगे। फूड में ज़्यादा डाल देंगे तो क्लॉथ के लिए पैसा नहीं बचेगा, कपड़ा के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो अगर मान लीजिए आपका इनकम अनलिमिटेड है, आप कोई मार्केट में जाते हैं, अगर आपका लिमिटेड इनकम होता है तो आपके पास चॉइसेस होता है, ये खरीदे या वो खरीदे। मान लीजिए आपके पास अनलिमिटेड इनकम है, आप मुकेश अंबानी हैं, तो आप चॉइसेस फेस कीजिएगा, आप जाइएगा पूरा मॉल खरीद के आ जाइएगा, है ना। लेकिन अगर सही बात बोले तो मुकेश अंबानी का भी जो इनकम है वो भी लिमिटेड है। अगर मुकेश अंबानी चाहे पूरा इंडिया खरीद ले, हम इंडिया में हर ज़मीन खरीद ले, खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक आदमी का चाहे जितना भी इनकम हो जाए वो लिमिटेड है। तो उसी तरह से रिसोर्सेज चाहे कंट्री में जितना भी हो जाए, जितना भी ज़मीन, जितना भी लेबर, जितना भी कैपिटल और जितना भी एंटरप्रेन्योर, लेकिन वो लिमिटेड है, ठीक है।
और अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहे तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स तो यही चीज़ का स्टडी है कि कैसे हम लोग का अनलिमिटेड वांट्स पूरा हो सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यही तो एग्जांपल दिया आपको, ये सब चीज़ लिमिटेड है और इसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होगा तो गुड्स भी लिमिटेड होगा। ठीक है, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहता तो गुड्स भी अनलिमिटेड होता। तो मेन प्रॉब्लम यही है, वांट्स आर अनलिमिटेड लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो सेटिस्फाइंग वांट्स कैन बी अ प्रॉब्लम। वांट को अगर सेटिस्फाई करना है वो एक प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आपके पास चॉइसेस करना होगा, ये वांट को सेटिस्फाई करे या ये वांट को सेटिस्फाई करे। तो आपको चॉइस करना पड़ेगा, सही से एलोकेट करना पड़ेगा इनकम को कि मेरा ये भी ज़रूरत पूरा हो जाए, ये भी ज़रूरत पूरा हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है, हमने अभी फिलहाल नहीं छोड़ेंगे, अगला बार देखेंगे। तो ये चॉइसेस आपके पास है, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये हुआ इकोनॉमिक्स। तो हम क्या कर रहे हैं? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड को मैनेज कर रहे हैं लिमिटेड इनकम से। ठीक है, उसी तरह से जब पूरा बड़ा कंट्री है, वो भी एक बड़ा कंट्री, एक बड़ा हाउस होल्ड है। एक कंट्री जो है एक बड़ा हाउस होल्ड है, तो उसको, और वो कंट्री में मेरा लिमिटेड रिसोर्सेज है, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज से कौन सा गुड्स हमको प्रोड्यूस करना है। अगर एक गुड्स हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल कम बचेगा, तो कोई दूसरा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कंट्री लेवल पे भी हम लोग यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस तरह से अपना कंट्री को मैनेज करें, हाउस होल्ड मैनेज करें लिमिटेड रिसोर्सेज से। ये हुआ इकोनॉमिक्स। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हुआ इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन। यहाँ वही चीज़ है, वही स्केर्स रिसोर्स, सेम चीज़ है। दोबारा नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ क्या है, अगर यहाँ पर आप देखिए, वांट्स आर अनलिमिटेड, तो वांट्स मतलब क्या हो रहा है? ये अराइज कर रहा है डिमांड को। आपका ज़रूरत, आपका अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो वो आप खरीदना चाहिएगा। ठीक है, आप डिमांड करिएगा गुड्स कि हमको, मेरा वांट्स है, हमको फ़ोन खरीदना है, तो फ़ोन डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, हमको बेंच खरीदना है, ठीक है, हमको फ़ैन खरीदना है, तो आप वांट्स मतलब बेसिकली डिमांड हो रहा है कि हमको ये चीज़ चाहिए, यानी कि आप डिमांड करिएगा। जब आपको चाहिए, वो आपका वांट है, तो आप उसको इनकम देने के लिए आप उसको, वो गुड्स को डिमांड करने का सोचिएगा। तो वांट्स की वजह से क्या डिमांड आ रहा है? वांट्स बेसिकली डिमांड ही है। और उसके बाद क्योंकि वांट है, क्योंकि डिमांड है गुड्स का, अगर गुड्स का डिमांड होगा तो सप्लाई होगा। कैसे होगा? ये लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करके क्या करेगा? गुड्स प्रोड्यूस करेगा। यानी कि अगर डिमांड है तो लिमिटेड रिसोर्सेज से गुड्स प्रोडक्शन होगा और उसकी वजह से क्या आएगा? सप्लाई। ठीक है, अगर गुड्स का डिमांड है तो गुड्स का सप्लाई है। बात समझ में आ रहा है? और आप जो है ज़्यादातर चीज़ इकोनॉमिक्स में, कोई भी चीज़ का प्राइस ज़्यादा क्यों है, कोई भी चीज़ का प्राइस कम क्यों है, कोई चीज़ का प्राइस एकदम ही नहीं है, ऐसा क्यों है? सब चीज़ डिमांड एंड सप्लाई एक्सप्लेन करता है। ज़्यादातर चीज़ इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई गुड्स का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मान लीजिए मेरा एक न्यू मार्केट में एक दुकान है, कपड़ा का दुकान है, ठीक है, और मेरा कपड़ा का डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गया है, बहुत लोग मेरे दुकान से कपड़ा, मेरे शॉप से कपड़ा खरीदने के लिए आ रहे हैं, डिमांड मेरा अचानक से बहुत बढ़ गया और सप्लाई ज़्यादा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा कपड़ा है नहीं अभी, तो हम क्या करेंगे? प्राइस को बढ़ा के बेचेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, खरीदने वाला तो बहुत है और मेरे पास थोड़ा सा स्टॉक है, तो हम दाम, तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड, अगर डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से तो क्या होगा? प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए सप्लाई बहुत ज़्यादा है, स्टॉक में बहुत सारा गुड्स मेरा पड़ा हुआ है लेकिन डिमांड कम है, तो उसको बेचने के लिए क्या करेंगे? हम दाम कम कर देंगे। तो अगर सप्लाई ज़्यादा होता है डिमांड से तो क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगा। तो मतलब डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादातर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई चीज़ का प्राइस ज़्यादा, कोई चीज़ का प्राइस कम। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई के बेसिस से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इकोनॉमिक गुड्स और फ्री गुड्स। यहाँ पर अगर गुड्स को इस तरह से हम डिफाइन करें कि वो गुड्स का स्केर्सिटी है कि नहीं, उस हिसाब से ये दो तरह का गुड्स है, एक इकोनॉमिक गुड्स और एक फ्री गुड्स। फ्री गुड्स किसको बोलते हैं? ऐसा गुड्स, दोनों ही गुड्स ऐसा है, सबसे पहले कॉमन फीचर ये है कि दोनों इंसान का ज़रूरत को सेटिस्फाई करता है, पूरा करता है। लेकिन फ्री गुड्स जो है, इसका सप्लाई जो है अनलिमिटेड है। इसका सप्लाई क्या है? अनलिमिटेड सप्लाई। सप्लाई का कोई कमी नहीं है, बहुत सप्लाई है। इसका एग्जाम्पल एयर, सनलाइट, ये इंसान का ज़रूरत को पूरा करता है, एयर, सनलाइट, और लिमिटेड है एयर, हर जगह है, सनलाइट हर जगह है, बाहर चले जाइए मिल जाएगा सनलाइट। ठीक है, यहाँ भी आ रहा है, बात समझ में आ रहा है?
तो ये क्या है, फ्री गुड्स है, इसके लिए आपको पैसा पे करना नहीं पड़ता। क्यों? सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कोई इसका ज़रा भी कमी नहीं है, इसलिए फ्री है। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक गुड्स होता है, चाहे फ़ोन है, चाहे बेंच है, चाहे फ़ैन है, चाहे ये स्मार्ट बोर्ड है, हर चीज़, बॉटल, सब कुछ जो है यहाँ पर, बुक है, सब जो है क्या है, इकोनॉमिक गुड्स है। क्यों ये इकोनॉमिक गुड्स है? ये फ्री गुड्स जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से नहीं प्रोड्यूस हुआ है, ये लिमिटेड, ये नेचुरल है, लेकिन ये जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रोड्यूस हुआ है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ से प्रोड्यूस हुआ है जो लिमिटेड है। तो ये सब भी गुड्स लिमिटेड है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये सब गुड्स क्या है, लिमिटेड है। अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लिए, जैसे कि मान लिए फ़ोन है, ठीक है, तो ये फ़ोन क्या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड, ये फ्री तब होता है जब अनलिमिटेड रहता, हर जगह पड़ा हुआ रहता, वहाँ से उठा ले रहे फ़ोन, एक वहाँ सैमसंग का है, वहाँ रेडमी का है, वहाँ पर एक ओप्पो का है, तो फ्री रहता। ऐसा है क्या? देखिए तो है आसपास, नीचे नहीं है ना, नहीं है, तो ये फ्री गुड्स नहीं है। फ़ैन फ्री गुड्स नहीं, सब इकोनॉमिक गुड्स हुआ। तो ये जो है इसका सप्लाई क्या है, इकोनॉमिक गुड्स का लिमिटेड सप्लाई, तो इसका प्राइस होता है और इसका प्राइस नहीं होता है। ये फ्री है ना, इसीलिए फ्री गुड्स नाम है इसका, ये फ्री है क्योंकि सप्लाई इसका अनलिमिटेड है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एयर और सनलाइट फ्री क्यों है, प्राइस नहीं है। क्या है? डिमांड सप्लाई रीज़न है। सप्लाई अनलिमिटेड है और यहाँ पर सप्लाई लिमिटेड, इसीलिए इसका प्राइस है। बात समझ में आ रहा है? तो किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा, किसी चीज़ का प्राइस कम क्यों होता है? एक गांव में एक ज़मीन का जो दाम है वो कम क्यों होता है, और शहर में जो ज़मीन है, जैसे मान लीजिए मुंबई में ज़मीन है, वो इतना महंगा क्यों है? क्या? वहाँ पर डिमांड बहुत है, वहाँ का ज़मीन का डिमांड बहुत है, सप्लाई के हिसाब से डिमांड बहुत ज़्यादा है, सबको वहाँ का ज़मीन चाहिए, वहाँ पर काम अच्छा है, आदमी इनकम कमा सकता है, तो सबको वहाँ पर ज़मीन चाहिए, वहाँ रहना है, वहाँ पर बिज़नेस करना है, ठीक है। लेकिन एक गाँव में ज़मीन का डिमांड कम है, सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड कम है, तो इसलिए प्राइस कम है। एक गांव में, एक रूरल एरिया में ज़मीन का दाम कम है। तो ये सब चीज़ क्या है, डिमांड सप्लाई एक्सप्लेन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? डिमांड और सप्लाई, डिमांड अगर ज़्यादा हो जाए तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाए तो प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइस कम हो जाएगा। सिंपल सा बात बता दिए, सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा, और डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस कम, सप्लाई ज़्यादा हो गया तो प्राइस कम, ठीक है। तो किसी का इनकम ज़्यादा और किसी का इनकम कम क्यों होता है? एक ड्राइवर का इनकम कम और एक डॉक्टर का इनकम ज़्यादा क्यों होता है? ठीक है, एक स्वीपर का या इनकम बहुत कम होता है, लेकिन एक सेलिब्रिटीज़ है जैसे कि ये लोग का इनकम ज़्यादा क्यों होता है? ठीक है, कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना, और शाहरुख खान, नाम तो सुना ही होगा। तो ये लोग का इनकम ज़्यादा, और एक जनरल ऐसा काम जो करता है, तो मान लीजिए ड्राइवर, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर, लोग का इनकम कम क्यों होता है? अभी हम बताएं हर चीज़ क्या एक्सप्लेन करता है, डिमांड सप्लाई। तो अब एक बात बताइए कि जैसे कि इस तरह का प्लेयर्स, रोनाल्डो, इस तरह का प्लेयर्स का डिमांड कितना है? बहुत या कम? बहुत डिमांड है। सबको इस तरह का प्लेयर को देखना है कि मतलब इस तरह का स्किल्स जैसा खेलता है ये, ठीक है, डिमांड इसका बहुत है और सप्लाई बहुत कम है। कितना रोनाल्डो है? मतलब रोनाल्डो जैसा प्लेयर कितना है? कम है। रोनाल्डो है, मेसी है, नीमार है, बहुत कम है ना। तो इसलिए डिमांड इतना ज़्यादा और सप्लाई बहुत कम, तो क्या होगा? प्राइस, ठीक, प्राइस ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा है, इस वजह से डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। शाहरुख खान, अब जो भी है, लेकिन कहने का मतलब है अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो डिमांड है, ठीक है, और सप्लाई कम है, तो इसलिए इनकम ज़्यादा है। तो हर चीज़ जो है डिमांड और सप्लाई एक्सप्लेन करता है कि किसी का प्राइस ज़्यादा, किसी का प्राइस कम क्यों, किसी का डिमांड ज़्यादा, किसी का इनकम ज़्यादा, किसी का इनकम कम क्यों, डिमांड सप्लाई, ठीक है। ये बेसिस है इकोनॉमिक्स का, हर चीज़ में आपको डिमांड सप्लाई मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? डायमंड का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों, और वाटर का प्राइस इतना कम क्यों? कितना दाम है? 17 रुपया एक 500 ml बिस्लेरी का। डायमंड का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों और पानी का प्राइस इतना कम क्यों?
डिमांड सप्लाई। अगर हम बात करें डायमंड का, तो डायमंड का डिमांड है, उसके हिसाब से सप्लाई कम है ना। पॉकेट में है आपका डायमंड, देखिए तो नहीं है, तो सप्लाई डायमंड का कम है, इसलिए प्राइस बहुत कम है सप्लाई, तो प्राइस डायमंड का बहुत है, ठीक है। और पानी का हालांकि डायमंड से इंपॉर्टेंट तो पानी है, वाटर है ना, लेकिन फिर भी पानी का दाम कम है, क्योंकि पानी का डिमांड है बहुत लेकिन सप्लाई बहुत है। पानी का जो सप्लाई है बहुत है, वाटर का सप्लाई बहुत है ना, इसलिए प्राइस देखिए 17 रुपीज़ 500 ml, ठीक है। तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के जरिए हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका प्राइस ज़्यादा है, इसका प्राइस कम क्यों है। बात समझ में आ रहा है। प्याज का बीच में दाम बहुत बढ़ रहा था, कितना हो गया था, लगभग 150 रुपया पर केजी चला गया था, 140 150 ऐसा चला गया था। क्यों? प्याज का डिमांड तो है लेकिन सप्लाई क्या हुआ था, बहुत कम हो गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर प्याज का मामला पे कुछ फेल हुआ था, ठीक है। खेती प्याज का कम हो गया था, सप्लाई कम हो गया था। जब सप्लाई कम हो जाए, प्याज का डिमांड तो है ही है, डिमांड कैसे कम होगा, प्याज तो ज़रूरी गुड्स है, ठीक है। डिमांड है लेकिन सप्लाई अगर कम हो जाए तो दाम तो बढ़ जाएगा, तो बढ़ते चला गया, कितना दाम हो गया, बहुत ज़्यादा दाम हो गया। तो ये भी क्या चीज़ से एक्सप्लेन हो रहा है, डिमांड सप्लाई। डिमांड है लेकिन सप्लाई घट गया तो प्राइस बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है। तो मेजर चीज़ को जो एक्सप्लेन करता है वो है डिमांड एंड सप्लाई, ये एक बेस है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस भी कहा गया है। स्टार्टिंग में देखिएगा सेकंड स्लाइड में लिखा था इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ये सोसाइटी का प्रॉब्लम को स्टडी करता है। तो सोसाइटी का प्रॉब्लम में से, और सब प्रॉब्लम डेफिनेशन जो हम बताए थे, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, वहीं से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अगर इंसान का ज़रूरत सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बेसिक ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा है, तो इंसान को क्या बोलेंगे, वो गरीब है। पोवर्टी, ये गरीबी का एग्जाम्पल है, ठीक है। लोग गरीब हैं, देखो ये गरीब आदमी है, ठीक है, बच्चे हैं। तो कहने का मतलब है कि पोवर्टी एक सोशल प्रॉब्लम है, एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये सब चीज़ पढ़ते हैं सोसाइटी का प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम अराइज वहीं से होता है, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, लेकिन जो जिस तरह का प्रॉब्लम अराइज होता है वो सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप साइंस में क्या पढ़ते हैं, आपको पता है कि आप लोग मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं वो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है। डिमांड सप्लाई, ठीक है, पोवर्टी के बारे में पढ़ते हैं, और भी बहुत सारा जो सोसाइटी का प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ते हैं। और इसको पढ़ने के बाद जानते हैं कि प्रॉब्लम आ रहा कैसे है, ये प्रॉब्लम इंडिया में इतना पोवर्टी क्यों है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, किस तरह से ये प्रॉब्लम को, ये गरीबी को घटाया जाए। तो ये सब चीज़ आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है। इंडिया में अराउंड कितना % लोग गरीब हैं, आइडिया है? पोवर्टी का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इंडिया में अराउंड 2011-12 का डेटा के हिसाब से 22% लोग गरीब। अब अभी का हिसाब से चलिए पता नहीं कितना है, अभी कोविड की वजह से तो और बढ़ गया होगा, अप्रॉक्सीमेटली चलो हमको नहीं पता अभी कितना है, लेकिन 20% पकड़ ले रहे हैं कि कोविड से पहले होगा, हो सकता है कोविड की वजह से उसके बाद और ज़्यादा बढ़ गया हो। लेकिन जो भी अराउंड 20% पॉपुलेशन इंडिया में गरीब है, और 20% कम नहीं है, क्योंकि पूरा कंट्री का पॉपुलेशन का 20% निकालिएगा तो नंबर में बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं। तो एक पोवर्टी जो है, गरीबी जो है, एक चैलेंज है हम लोग के लिए कि गरीबी को किस तरह से हम लोग घटाएं। एक इंसान है जो जिसका बेसिक ज़रूरत भी पूरा नहीं हो रहा है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड का रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशन का रिक्वायरमेंट, हेल्थ का रिक्वायरमेंट, दवा का, मेडिसिन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है कि हम लोग समझ सकें कि प्रॉब्लम किस वजह से पोवर्टी इतना ज़्यादा है इंडिया में, और वो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें। बात समझ में आ रहा है। फिर बहुत सारा प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। देखिए लिखा है रेडी टू वर्क, काम नहीं है, लेकिन लाइन में सब खड़े हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी, इंडिया में भी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत लोगों के पास काम नहीं है। तो ये भी एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों इतना ज़्यादा कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। आप लोगों को क्या लग रहा है किस वजह से इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है? मतलब अपना रीज़न दिए, हो सकता सही हो सकता गलत, तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये एक रीज़न हो सकता है। इस पॉपुलेशन ज़्यादा है, काम कम है, उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा।
इतना ज़्यादा पॉपुलेशन को काम देना, काम मिलना डिफ़िकल्ट काम है, डिफ़िकल्ट जॉब है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। वो बात अलग है कि हम अग्री नहीं कर रहे हैं, हाँ नहीं ये है रीज़न है, लेकिन ठीक है ये रीज़न है, ऐसे जो आप पढ़िएगा तो ये रीज़न है। सेकंड और क्या होगा? इलिटरेसी, बहुत अच्छा, पॉपुलेशन भी बहुत अच्छा रीज़न बताएं आप, और इलिटरेसी भी रीज़न है एक कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो काम इसलिए नहीं मिल पा रहा है। इंडिया में इलिटरेसी बहुत है, इंडिया में अराउंड 74-75% लोग पढ़े लिखे हैं, अराउंड ऐसे ही कुछ है, तो काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस वजह से जो है जॉब नहीं मिल पा रहा है। एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेसी तो मतलब हुआ कि पढ़ने लिखने नहीं आता है, आप पढ़ने लिखने आते भी है तो मतलब एजुकेटेड नहीं, ग्रेजुएट नहीं है, मास्टर्स नहीं, बहुत कोई जो है अनएजुकेटेड है, इस वजह से काम नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। और बहुत अच्छा, कंपनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितना कंपनीज होगा, जितना फर्म्स होगा, जितना प्रोड्यूसर्स होगा वही तो काम देगा, वो ज़्यादा नहीं है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो ये चीज़ आप लोग कहाँ पर पढ़िएगा, कौन सा सब्जेक्ट में पढ़िएगा? इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा। और ये जो आप सोच रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है एक सोचने वाला सब्जेक्ट है। ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम आ रहा क्यों है, ठीक है, तो ये एक सोचने वाला सब्जेक्ट है, किस तरह से इसको प्रॉब्लम को हम जाने कि प्रॉब्लम की, जैसे कि आप लोग अभी खुद के तीन रीज़न अभी आप बता दिए क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा रीज़न हो सकता है, जैसे कि एक कुछ साल पहले हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे यूएस का, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि अमेरिका में, यूएसए में रोबोट्स के ज़रिया, यानी कि मशीन्स वगैरह के ज़रिए बहुत सारा एग्रीकल्चरल वर्क, बहुत सारा खेती का काम करवा लिया जाता है मशीन के ज़रिए। तो वर्कर्स का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा या कम? वैसे इंडिया में बहुत सारा जगह पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, जहाँ पर मशीन के ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो लेबर का रिक्वायरमेंट्स क्या है, कम है, वर्कर्स का रिक्वायरमेंट कम है, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है ना। रूरल एरिया उतना डेवलप नहीं कर पा रहा है, इसलिए लोग जो है अर्बन एरिया में आ रहे हैं अच्छा जॉब के लिए, इसलिए अर्बन एरिया में यानी कि शहर में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स में ये सब रीज़न्स हम लोग को मिलता है कि किस वजह से कंट्री में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, और जब प्रॉब्लम समझ में आता है तो उसके बाद फिर हम लोग को सॉल्यूशन भी समझ में आता है, फिर हम लोग सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और ये प्रॉब्लम बढ़ते चले जा रहा है, और आपको फिनेंस मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है, तो आपको बोला गया कि आप सॉल्यूशन दिए किस तरह से आप अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, आपको हम इकोनॉमिस्ट बना दिए, मतलब हम नहीं बना दिया, आप बन गए, तो अब बताइए किस तरह से आप अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया, आप खुद बताए थे इस ये प्रॉब्लम है, तो क्या सॉल्यूशन दिएगा? वो प्रॉब्लम ही से तो सॉल्यूशन आएगा। बोलिए कौन क्या प्रॉब्लम दिया था? पॉपुलेशन कौन बताया था? पॉपुलेशन, ठीक है, तो पॉपुलेशन एक रीज़न है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये सॉल्यूशन हो सकता है। फिर और कौन? इलिटरेसी कौन बोला था? इलिटरेसी, तो क्या किया जाए? ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन कंट्री में आम किया जाए और अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, तो क्या होगा? लोगों को काम आराम से मिल जाएगा। आप क्या बोले थे? कंपनीज कम है, तो क्या किया जाए? कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, किस तरह से गवर्नमेंट कंपनीज़ को बढ़ाए कि ज़्यादा फर्म्स खुले, ठीक है, तो ज़्यादा आदमी को काम मिलेगा। तो आप लोग ये प्रॉब्लम भी बता दिए, सॉल्यूशन भी बता दिए, बन गए आप इकोनॉमिस्ट, नेक्स्ट फिनेंस मिनिस्टर के लिए अप्लाई कर दिएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम या कोई भी सोसाइटी का इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स किस वजह से हो रहा है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए। फिर ये देख के आपको क्या लग रहा है, क्या है? ये भी एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ऑफ वेल्थ, कि एक आदमी के पास इतना वेल्थ है, इतना इनकम है कि, और यहाँ 5 आदमी है लेकिन इसका वेल्थ इतना है कि ये पूरा झुक गया। ये इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है ना। कुछ आदमी कंट्री में लोग, कुछ लोग जो है बहुत अमीर होते जा रहे हैं, है ना, टाटा, बिरला, अंबानी, और काफ़ी पॉपुलेशन इंडिया का जो है गरीब है या मिडिल क्लास है। तो ये इनइक्वालिटी भी एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है, तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये कौन कहाँ पढ़िएगा, कैसे प्रॉब्लम इनइक्वालिटी का सॉल्व होगा? इकोनॉमिक्स में। इनइक्वालिटी है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए,
बहुत सारा सिस्टम हो सकता है, जैसे कि इंडिया में है, उसको इनइक्वालिटी को कम करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, कि जो ज़्यादा पैसा वाला है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। अभी एग्जैक्टली टैक्स स्लैब क्या चल रहा है ज़हन में नहीं है मेरा, ठीक है, थोड़ा चेंज होता रहता है ना, हर बार नया बजट आता है तो। लेकिन पहले का टैक्स का स्लैब के हिसाब से बताएं अगर हम, तो ईयरली इनकम जिसका 2.5 लाख से 0 से 2.5 लाख के बीच में है उसको वो कोई इनकम टैक्स नहीं देगा। जिसका इनकम ईयरली इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है वो 5% टैक्स देगा। जिसका इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है वो 20% टैक्स देगा। और जिसका इनकम 10 लाख से ऊपर है वो 30% टैक्स देगा, 10 लाख से जितना भी ऊपर हो जाए। तो ये टैक्स स्लैब है, मतलब अमीर से ज़्यादा टैक्स लो। अब एग्जैक्टली अभी क्या टैक्स स्लैब चल रहा है नहीं पता, इनकम टैक्स स्लैब, लेकिन अमीर से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है और गरीब से टैक्स नहीं लिया जा रहा है, और जो मिडिल क्लास है उससे मीडियम टैक्स लिया जा रहा है। इस तरह से जितना पैसा उतना टैक्स। तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी कम होगा। अमीर से टैक्स लेके हम गरीब को हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं कि वहाँ पर बहुत कोई जो है पढ़ पा रहे फ्री में, राशन शॉप से फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सस्ता में। तो अमीर से पैसा लेके गरीब में बांटना, इस तरह से इनइक्वालिटी कम होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन, ये भी एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो एडिबल ऑयल्स है, खाने वाला तेल है, सरसों तेल हुआ, ये सब चीज़ का दाम कितना बढ़ रहा है। बीच बीच में प्याज का दाम बढ़ जाता है, ठीक है, हर चीज़ का। या अभी से आप 10 साल पहले चले जाइए टाइम मशीन से, ठीक है, तो देखिएगा सब चीज़ का दाम कम था, अभी 10 साल में बहुत बढ़ गया। 10 साल क्या, मतलब विथ टाइम सब चीज़ का दाम बढ़ता ही है। आप 40-50 साल पहले चले जाइए, देखिए बहुत कम था दाम। तो विथ टाइम क्या होता है, टाइम के हिसाब से सब चीज़ का दाम क्या होता है, बढ़ता है। तो ये महंगाई भी एक सोसाइटी का प्रॉब्लम्स है। अगर कोई चीज़ महंगा होता है तो गरीब आदमी जो है और गरीब हो जाते हैं। जिसका इनकम फिक्स्ड है वही इनकम से हम तो कम चीज़ खरीद पाएंगे, ठीक है। तो महंगाई जो है अच्छा चीज़ नहीं है। तो अगर कोई चीज़ का, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, प्राइस को कंट्रोल कैसे करें कि ज़्यादा सब चीज़ का दाम नहीं बढ़े, ठीक है। तो अक्सर देखिएगा आप जो है न्यूज़ वगैरह पे महंगाई से रिलेटेड बात होता रहता है, महंगाई इतना बढ़ रहा है, कम किया जाए, क्यों ऐसा सब चीज़ का क्यों दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं न्यूज़ वगैरह पे। तो ये महंगाई किस वजह से बढ़ रहा है, कहाँ पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, किस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जाए, कहाँ पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। तो ये सब चीज़ इकोनॉमिक्स का चीज़ है, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ये सब चीज़ हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन का नाम सुने? हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा महंगाई जब बढ़ जाता है कि जो मतलब कि अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा सब चीज़ का जब दाम बढ़ जाता है अनलिमिटेड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। ये जो है बहुत सारे कंट्रीज़ पे, मतलब कुछ कंट्रीज़ पे हुआ है, जैसे कि जर्मनी में हुआ था 1921-22 के बीच में, फिर जिम्बाब्वे में हुआ है, फिर मेरे ख्याल से वेनेजुएला में भी हुआ है। तो मतलब हद से ज़्यादा जब महंगाई बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। इतना ज़्यादा सब चीज़ का दाम बढ़ा था, ये 1921-22 का सबसे पहले हम बात बता रहे जर्मनी का, कि एक न्यूज़पेपर जिसका प्राइस 0.30 मार्क था, यहाँ पर इंडिया में रुपीज़ है ना, वहाँ का करेंसी को मार्क बोलते हैं हम लोग। तो 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपी भी नहीं, मतलब वहाँ पर मार्क है तो 1 मार्क भी नहीं, बल्कि 0.30 मार्क, जैसे कि 30 पैसे अगर हम बोलें, तो एक न्यूज़पेपर जिसका दाम 0.30 मार्क था, तो बताइए अगर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगा तो ये न्यूज़पेपर, हम तो सिर्फ न्यूज़पेपर का, सबसे पहला बात तो न्यूज़पेपर का सिर्फ बात नहीं कर रहे, सब चीज़ का दाम वैसे ही बढ़ा था। कोई भी तो एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, देखिए इसका दाम इतना बढ़ गया था, तो हम एक न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एक न्यूज़पेपर जिसका 0.30 मार्क था, उसका दाम बढ़ के कितना होगा अगर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगा, तो बताइए कितना? 50। बहुत कम बोल रहे हैं आप, बोली लगाइए, बोली 5,000। अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है। 1 लाख। बोली और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। 10 करोड़। आप थोड़ा क्लोज है, ठीक है। 70 करोड़ नहीं, आप क्लोज है। 3, 4, 5, 7 करोड़। 7 करोड़ मतलब 70 मिलियन मार्क एक न्यूज़पेपर का प्राइस, वैसे सभी चीज़ का प्राइस,
इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, ठीक है। सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं, हर चीज़ का, फूड का भी, फूड नहीं लेना, सब चीज़ का दाम वैसे ही बढ़ गया, ठीक है। ये जर्मनी में भी हुआ और एक बार जिम्बाब्वे में भी हुआ कि ये नॉर्मल सिचुएशन क्या होता है, हम लोग पॉकेट में पैसा लेके जाते हैं और एक बैग में फूड खरीद के आते हैं। यहाँ पर थैली थैली इतना इतना पैसा लेके जाना पड़ता था और इतना पैसा देने के बाद थोड़ा फूड पॉकेट में लेके आना पड़ता था, ठीक है। इतना ज़्यादा महंगाई, ये एग्जाम्पल है, देखिए। एवरी जिम्बाब्वियन इज बिलियनर, मतलब सब बिलियनर है, बहुत पैसा है सबके पास, लेकिन पैसा का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सब चीज़ का तो दाम इतना ज़्यादा है, तो बिलियनर होके क्या फ़ायदा। तो अब ये इन्फ्लेशन किस वजह से हुआ, ये इन्फ्लेशन किस वजह से हुआ, कहाँ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में। सॉल्व कैसे किया जाए प्रॉब्लम को, कहाँ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में। बात समझ में आ रहा है। तो इकोनॉमिक्स में सोसाइटी का इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसको सॉल्व किया कैसे किया जाए वो सब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व जो करता है, ठीक है, जो पॉलिसी बनाता है कि सोसाइटी का प्रॉब्लम को कैसे हम लोग मैनेज करें, कैसे हम लोग कंट्री का इनकम को बढ़ाएं, कैसे एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ाएं, कैसे गरीबी घटाएं, कौन ये सब करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट, है ना। जो इकोनॉमिक्स पे स्पेशलिस्ट होता है, जो रिसर्च करता है, ठीक है, जो पॉलिसीज़ को बनाता है, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिस्ट। तो ये सब प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, इकोनॉमिस्ट। कोई इकोनॉमिस्ट को आप लोग जानते हो इंडिया का, कोई भी नहीं। देखिए ये सब इकोनॉमिस्ट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पहले फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1990s पे, तो ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। पहचान रहे नहीं इनको, कौन है, नोबेल प्राइज विनर, नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन, बंगाल से हैं। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था इनको, ठीक है, इंडिया से। तो इकोनॉमिक्स में पूरा नोबेल प्राइज़, इतना बड़ा जो अवार्ड है वो इनको मिलता है इकोनॉमिक्स पे। अमर्त्य सेन, नहीं सुने नाम। रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर थे पहले 2016 तक, ठीक है। हम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन। और इनका नाम क्या है, मोंटेक सिंह आलूवालिया, ये भी पहले इकोनॉमिस्ट थे, मतलब कि प्लानिंग कमीशन में। तो ये सब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है। एक इकोनॉमिस्ट जो इंडिया से है वो भी नोबेल प्राइज़ अभी रिसेंटली मिला है, हम खास करके नहीं डाले हैं पूछने के लिए, बताइए आपको तो मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ मिला है उनको, इंडिया से है वो इकोनॉमिस्ट। कौन है, नहीं पता, अभी रिसेंटली मिला है, एक दो साल पहले ऐसा कुछ शायद। अभिजीत बैनर्जी नोबेल प्राइज़ विनर है इकोनॉमिक्स पे, हमको लगा पता होगा। तो अभिजीत बैनर्जी वो भी इंडिया से हैं, अमर्त्य सेन वो भी इंडिया से, और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, सबका तो यहाँ पर पिक्चर में हम नहीं डाले हैं, ठीक है। तो ये सब इकोनॉमिस्ट जो है, ये सब जो है कंट्री का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, किस तरह से कंट्री का इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। जैसे अभिजीत बैनर्जी का जो ये है, क्या बोलते हैं, अभी जब वो जो बुक लिखे थे, एक बुक का नाम था पुअर इकोनॉमिक्स, मतलब उसमें होगा गरीबी किससे रिलेटेड, किस तरह से गरीबी का प्रॉब्लम किस वजह से है और किस तरह से सॉल्व किया जा सके। फिर एक इकोनॉमिक्स था गुड इकोनॉमिक्स ऑफ हार्ड टाइम्स, ऐसा बोल के है। तो अगर कोई हार्ड टाइम्स, मतलब कंट्री अगर हार्ड टाइम से गुजर रहा है तो गुड इकोनॉमिक्स मतलब किस तरह वो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये सब जो इकोनॉमिस्ट है, ये सब कंट्री का प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सके, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाया जा सके और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ये लोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। साइज के हिसाब से इकोनॉमिक्स को हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो मतलब क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बोलते हैं तो माइक्रो मतलब आप लोगों को क्या पता है, छोटा, तो माइक्रो मतलब छोटा है, छोटा इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब बड़ा। आप कोई मतलब जब आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे, कुछ चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको बोलते हैं जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। जैसे कि कोई एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कंज्यूमर को कितना क्वांटिटी गुड्स का खरीदना चाहिए, ठीक है, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके।
एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ सकते हैं। एक प्रोड्यूसर यानी कि एक कंपनी, एक फर्म जो है, फर्म मतलब प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर को गुड्स का प्राइस क्या रखना चाहिए, कितना क्वांटिटी मार्केट में बेचना चाहिए, ठीक है। एक मार्केट के बारे में पढ़ रहे, एक मार्केट में, वो मार्केट में डिमांड कितना है, गुड्स का सप्लाई कितना है। जब एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक मार्केट, ठीक है, इंडिविजुअल मार्केट, ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, तो ये सब स्टडी क्या चीज़ के बारे में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, छोटा लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। एक फर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जब पूरा इकोनॉमी, पूरा कंट्री का इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बड़ा लेवल पे पढ़ रहे हैं हम लोग, पूरा कंट्री के लेवल पे पढ़ रहे हैं, या पूरा स्टेट के लेवल पे पढ़ रहे हैं, पूरा इकोनॉमी के बारे में, पूरा कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। अगर जो है एक फर्म का हम प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि वो कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो माइक्रो हो गया। लेकिन पूरा कंट्री में कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, पूरा इकोनॉमी में, जीडीपी मतलब वही आउटपुट हुआ, कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, क्योंकि पूरा कंट्री का आउटपुट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर एक चीज़ का दाम के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये गुड्स का, ये बुक का प्राइस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर पूरा हर चीज़ का दाम के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइस लेवल, महंगाई, पूरा कंट्री में कितना महंगाई है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर पूरा कंट्री का एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, कितना लोग अनएम्प्लॉयड है, कितना लोग एम्प्लॉयड है, पूरा कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अगर एक गुड्स के डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये फ़ोन का डिमांड कितना है, ठीक है, मार्केट में ये सैमसंग या रेडमी नोट 7 का डिमांड कितना है, तो ये माइक्रो हो गया। लेकिन अगर पूरा एग्रीगेट डिमांड मतलब कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है, सबका ओवरऑल कितना डिमांड है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये फ़र्क है माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट और इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो हो गया। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, अबाउट द होल इकोनॉमी, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। पूरा इकोनॉमी के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसलिए चैप्टर्स जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर होता है, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर होता है। जब पूरा इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो वो सब चैप्टर्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चैप्टर्स रहेगा, इन्फ्लेशन, ये सब चैप्टर्स रहेगा, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी। बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। अब जो इंट्रो क्लास में एक टॉपिक जो बचा है वो है रोल ऑफ अजम्पशन। इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस का बहुत बड़ा रोल है। बिना अजम्पशंस का जितना भी, जैसे कि साइंस वगैरह में लॉ और थ्योरी होता है ना, हाइपोथेसिस होता है, थ्योरी होता है, लॉ होता है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी लॉ होता है, थ्योरी होता है, हाइपोथेसिस होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हर एक थ्योरी वो अजम्पशंस के ऊपर खड़ा रहता है। बिना अजम्पशंस का कोई लॉ, कोई थ्योरी नहीं बन पाएगा, वो काम नहीं करेगा थ्योरी, वो लॉ काम नहीं करेगा। साइंस में ऐसा हो सकता है, बहुत सारा लॉ ऐसा है जिसमें अजम्पशंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, अजम्पशंस का ज़रूरत नहीं है। ऐसे साइंस मेरा बहुत ख़राब है, लेकिन एक चीज़ तो पता है हमको, फिज़िक्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर राहुल द्रविड़ बन के हम ऐसे से स्ट्रोक करेंगे तो बॉल वहीं रुक जाएगा। अगर हम MS धोनी का हेलीकॉप्टर चलाएंगे तो बाउंड्री पार। तो जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। तो ये लॉ को अजम्पशंस का ज़रूरत नहीं कि हमको कुछ मानना पड़े। अजम्पशंस मतलब मान लेना पड़ेगा, तब लॉ काम करेगा, ठीक है। अजम्पशंस मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ मान लेना। अलजेब्रा में हम लोग करते हैं लेट द नंबर बी x, मान ले रहे हैं कि नंबर x है, इसको अजम्पशन बोलते हैं, कुछ मान लेना, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में बिना अजम्पशंस का कोई लॉ, कोई थ्योरी टिक नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा। लेकिन तो इसलिए हर चीज़, हर लॉ पहले स्टार्ट होगा अजम्पशन से। ये सब अज्यूम कर लिए, मान लिए, उसके बाद ये लॉ बना, ठीक है। इसके रिलेटेड एक जोक भी था, ठीक है। हालांकि वो जोक में पता नहीं, हो सकता हंसी नहीं आया आपको, लेकिन शॉर्ट में वो जोक बोल रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया गया कि एक डेजर्ट में 3 आदमी फंस जाता है। एक फिजिसिस्ट होता है, एक इंजीनियर होता है और एक इकोनॉमिस्ट होता है। और वहाँ डेजर्ट पे कुछ खाने का नहीं है, एक कैन उसको मिलता है, ठीक है। एक कैन मिलता है जिसमें फूड होता है, उसमें चावल वगैरह होता है, और वो कैन बंद रहता है। तो अब तीनों सोचता है कि किस तरह से उसको खोला जाए। तो सब अपना अपना आइडिया लगाता है। सबसे पहले फिजिसिस्ट बोलता है कि एक काम करते हैं कि हम लोग जो है एक आग जलाते हैं और आग में वो बॉटल को रख देते हैं। वो कैन जो उसको रख देते हैं, कैन फटेगा और उसके बाद फिर फटने के बाद जो है फूड हम लोग के पास आ जाएगा, हम खा सकते हैं।
तो फिर इंजीनियर बोलता है पागल हो, फटेगा तो फूड तो पूरा बिखर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कैसे खाएंगे हम लोग फिर। तो वो इंजीनियर बोलते हैं एक काम करते हैं, हम लोग जो है एक लोहा का तार लाते हैं, ठीक है, वायर लाते हैं और उसको बेस से बांधते हैं, उसको बॉटल में बांधते हैं, फिर ऐसा फोर्स लगाएंगे तो उसके बाद ऐसे मतलब कि खुल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो इकोनॉमिक्स बोलता है पागल हो, ऐसा क्यों, कहाँ से लाओगे लोहा का तार यहाँ पर डेजर्ट में, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स जो है वो सॉल्यूशन उसका है नहीं, लेकिन वो सॉल्यूशन देता कैसे, स्टार्ट कैसे करता है। वो बोलता है सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि हम लोग के पास कैन ओपनर है। तो ऐसे इकोनॉमिस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अजम्पशन से, मान ले रहे कि मेरे पास कैन ओपनर है, उसके बाद फिर वो सॉल्यूशन देगा। तो यही जोक था कि मतलब कि अजम्पशन से स्टार्ट होता है इकोनॉमिस्ट का कोई भी चीज़, ठीक है। तो यही चीज़ था, एक जोक था। एक और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं समझाने के लिए कि किस तरह से अजम्पशंस का रोल है। मान ले रहे हैं कि हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका नाम क्या है, जुनैद, ठीक है, बैठ जाइए। तो मान लिया हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, गौर किएगा कि जुनैद अगर यहाँ से बाइक चला के जाएगा पार्क सर्कस तो उसको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा यहाँ से पार्क सर्कस पहुँचने में। ये स्टेटमेंट बोले 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा बाइक से यहाँ से पार्क सर्कस जाने में। तो मेरा स्टेटमेंट सही है, 15 मिनट बहुत है, आराम से वो पहुँच जाएगा, 10 ही मिनट में पहुँच जाएगा, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी, ये हम बोले। तो मेरा ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट को सही होने के लिए कुछ अजम्पशंस का ज़रूरत है, कुछ चीज़ हमको मान लेना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा कि कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, नहीं तो 15 मिनट से ज़्यादा लग सकता है ना। हमको मानना पड़ेगा कि बाइक में सफिशिएंट पेट्रोल है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर जो है बाइक जो है बीच में रुक जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा वो। हमको मानना पड़ेगा, हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि जुनैद को बाइक चलाने आता है, नहीं तो फिर जो है क्या होगा, पार्क सर्कस पहुंचने के बजाय चितरंजन पहुंच जाएगा हॉस्पिटल, नाउजुबिल्लाह, ठीक है। तो इसलिए ये सब हम लोग मान लेंगे तो हम श्योर बोल सकते हैं कि जुनैद को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा पहुंचने में पार्क सर्कस बाइक से। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही था मेरा, सभी को पता है 15 मिनट से ज़्यादा कैसे लगेगा, पार्क सर्कस एकदम करीब में। लेकिन हम ये स्टेटमेंट को सही होने के लिए कुछ अज्यूम करना पड़ा, मान लेना पड़ा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। एग्जाम्पल ये नहीं, ये एक्चुअली रियल जो है वो बात बता रहे हैं हम। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, इकोनॉमिक्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि कभी भी कोई गुड्स का प्राइस अगर कम होता है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, डिमांड उसका बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं। कोई चीज़ सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, और कोई भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसका डिमांड क्या होगा, कम हो जाता है, ठीक है। ये लॉ कहता है, आपको भी पता यही होता है ना, सस्ता होने से गुड्स क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, और महंगा होगा, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होगा, घट जाएगा, सभी को पता है। लेकिन ये लॉ नहीं भी काम कर सकता है, आपको कुछ चीज़ अज्यूम करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट है। इनकम क्या है, कांस्टेंट है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है, बहुत सारा चीज़ कांस्टेंट मानना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मान लीजिए प्राइस कम हुआ, आपके हिसाब से डिमांड क्या होगा, एक गुड्स का, मान लीजिए फर्नीचर का प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन मान लीजिए उसी वक्त कंज्यूमर का इनकम भी घट गया। हम लोग देखे थे जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तो लोगों का इनकम क्या हुआ था, कम हो गया था, सब काम बंद है। और उसी वक्त मान लिए लॉकडाउन के ड्यूरेशन में फर्नीचर का दाम घट गया, प्राइस तो घटा फर्नीचर का, डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का इनकम घट गया, लोगों के पास पैसा नहीं है तो कैसे खरीदेंगे। प्राइस कम हुआ है लेकिन तब भी डिमांड नहीं बढ़ा, बल्कि डिमांड घट गया क्योंकि इनकम घट गया। तो लॉ काम किया, लॉ तो कहता है प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगा, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ा, लॉ नहीं काम किया। तो आपको मानना पड़ेगा कि कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट है, उसका इनकम घट रहा नहीं है, चेंज नहीं हो रहा, सेम का सेम है, तब आप श्योर बोल सकते हैं कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगा। जैसे कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन मान लिए उस वक्त क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है कम हो गया, वहाँ पर जो लोग रहते थे, जैसे कि तोपसिया में बहुत सारे गुड्स का डिमांड कम हो गया, हालांकि प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ना चाहिए। तोपसिया में क्या हुआ, प्राइस कम हुआ है बहुत सारे गुड्स का तो डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि तोपसिया में बहुत जो लोग रहते थे वो यहाँ से छोड़ के जो दूसरा जगह चले गए,
तो बहुत पॉपुलेशन जो है पोतोपिया से दूसरा जगह चले गए, तो पॉपुलेशन पोतोपिया में क्या हो गया, कम हो गया। तो प्राइस कम होने के बावजूद भी डिमांड नहीं बढ़ा, डिमांड घट गया क्योंकि लोग कम हो गए। तो आपको मानना पड़ेगा कि पॉपुलेशन कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तब आप बोल सकते हैं कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगा। तो ये सब अजम्पशंस है, मान ले रहे कि इनकम कांस्टेंट है, मान ले रहे पॉपुलेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तभी लॉ काम कर रहा है। ये अजम्पशन का रोल है, बिना अजम्पशंस का इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ, कोई भी थ्योरी खड़ा नहीं रह पाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आज यही था हम लोग का इंट्रोडक्शन में कि बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रो क्लास का बेसिक था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेन चैप्टर्स जो है वो उसमें जाएंगे, स्टार्ट करेंगे वो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।